Hello everyone, welcome back to the Learning Platter, and in this class we are going to understand framing in data link layer. ठीक है, one of the main function of data link layer is framing. तो देखिए framing होता क्या है, क्यों परफॉर्म करते हैं और कितने तरह की होती है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के पास डेटा जा रहा है, देन सेशन लेयर के पास आ रहा है, फिर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर नेटवर्क लेयर है, उसके बाद हमारे पास डीएलएल आएगी और फिर फिजिकल लेयर आएगी। ठीक है, तो देखिए जब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास डेटा आएगा, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, पैकेट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेंडिंग मशीन पे अगर हम देखें तो वो किस फॉर्म में आएगा, पैकेट की मशीन पे, हम पैकेट की फॉर्म में हमारे पास कहाँ जाएगा, डीएलएल पर क्या जाएगा, डेटा जाएगा। ठीक है, और उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, पेलोड फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेलोड फील्ड बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर पर फर्दर क्या होगा, हेडर ऐड होगा और ट्रेलर ऐड होगा। ठीक है, क्या ऐड होंगे, हेडर भी ऐड होंगे और ट्रेलर्स भी ऐड होंगे। तो ऊपर से भी जो हमारा डेटा होता है, एप्लीकेशन लेयर ने भी क्या ऐड किया होता है, हेडर ऐड किया होता है। देन ये किसके पास आता है, प्रेजेंटेशन लेयर के पास। तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। और ये भी फर्दर क्या करता है, हेडर ऐड करता है। अब देखिए एक पैकेट, अगर एक पैकेट है हमारा, अगर एक पैकेट ही कंप्लीट फ्रेम बन जाता है तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती जो आगे हम देखेंगे। लेकिन एक पैकेट को क्या करना पड़ता है, एक पैकेट को फर्दर फ्रेम्स में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर फ्रेमिंग की। तो और इसी तरह से जब फ्रेम, ठीक है, जब फ्रेम की फॉर्म में होता है डेटा, ठीक है, कंप्लीट फ्रेम है ये, अब पैकेट से फ्रेम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, पैकेट से क्या करना पड़ता है, हमें फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ता है। ये एक पैकेट है, अभी ये इतने इतने का क्या बन गया, एक फ्रेम बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, फ्रेम्स बन गए। अब देखिए फ्रेम के बाद जो फिजिकल लेयर है, ठीक है, डीएलएल पे हमारे पास क्या है, फ्रेम्स की फॉर्म में है डेटा, लेकिन फिजिकल लेयर के पास किस फॉर्म में जा रहा है, बिट्स की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में जा रहा है, बिट्स की फॉर्म में जा रहा है। तो ये जो कंप्लीट फ्रेम है, ये इसमें क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स हैं। अभी जो बिट्स हैं वो आगे फर्दर कहाँ जाएंगे, रिसीवर के मशीन पर जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब रिसीवर के एंड पे क्या होगा, वापिस से बिट्स किस फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कि फिक्स साइज है फ्रेम का या नहीं है। अगर तो फ्रेम का फिक्स्ड साइज होगा, दो चीजें हो सकती हैं, फ्रेम का फिक्स साइज हो या वेरिएबल साइज हो। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीवर के मशीन के ऊपर, रिसीवर एंड पे क्या करना पड़ेगा, अब जो बिट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम फ्रेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की होती है फ्रेमिंग, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझना है कि फ्रेमिंग की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। जब पैकेट आया तो फ्रेम्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है हेडर और ट्रेलर ऐड करें, ताकि ये पता रहे कि ये एक पर्टिकुलर फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है। ठीक है, पेलोड फील्ड वो है जो अपर लेयर से इसको डीएलएल को मिला है डेटा। ठीक है, अब इसी तरह से रिसीवर एंड पे जब जाते हैं तो बिट्स की फॉर्म में डेटा है, डिफरेंट बिट्स की फॉर्म में है। बिट्स से हमें कैसे पता चले कि ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ताकि रिसीवर एंड पे भी पता चल जाए कितने बिट्स एक फ्रेम बना रहे हैं और फिर कितने बिट्स दूसरा फ्रेम बना रहे हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्रेम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक फ्रेम में। हमने देखा हेडर है, पेलोड फील्ड है, ट्रेलर है और साथ में हमारे इसी में क्या है, फ्लैग्स हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्लैग्स भी हम यूज करते हैं जो हमारा बताते हैं बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, कि ये एक फ्रेम का बिगिन है, स्टार्टिंग है, और ये एक फ्रेम का क्या है, एंड है। तो देखिए फ्रेम का हेडर होगा जिसमें हमारे पास क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं फ्रेम के। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं किसके, फ्रेम के हैं। एंड पेलोड फील्ड जो मैसेज है जिसे डिलीवर करना है। देन ट्रेलर,
इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? अगर फ्रेम हमने देखा डीएलएल में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ट्रेलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? इसमें एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स। जो हमने एरर करेक्शन और डिटेक्शन पहले स्टडी की है, ठीक है, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी ट्रेलर में, ठीक है। तो जो डीएलएल है ये हमारा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करिए, देखिए नोड टू नोड, ठीक है। नोड टू नोड डिलीवरी कौन प्रोवाइड कर रहा है? डीएलएल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। डीएलएल क्या प्रोवाइड कर रही है? नोड टू नोड डिलीवरी, ठीक है। एक नोड से दूसरी नोड पे, एक मशीन से दूसरी मशीन पर जब डेटा जा रहा है, ठीक है, एक मशीन से दूसरी मशीन पर जब डेटा जा रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड डिलीवरी कौन कर रहा है? डीएलएल कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो एक फ्रेम है दूसरे मशीन तक वो फ्रेम करेक्टली पहुंचना चाहिए। अगर नहीं करेक्ट पहुंचा तो वही देखिए एरर हो जाएगी और वो जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को, एरर्स को ही एरर्स ना करूं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? फ्रेमिंग कर रहे हैं, ताकि जो करेक्ट डेटा है सेंडर की मशीन से हमारा रिसीविंग मशीन पर पहुंच पाए। ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्रेम के। देन देखिए जब हम फ्रेमिंग कर रहे हैं और एक मशीन से दूसरी मशीन के पास डेटा जा रहा है, ठीक है, अगर तो हमारे पास क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है? लेंथ फिक्स्ड है, ठीक। तो अगर हम कहें कि 8 बिट्स ही होंगी हमेशा फ्रेम की, ठीक है, तो 8 बिट्स ही है अगर एक फ्रेम में, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तब कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी जो टाइप्स है फ्रेमिंग की वो देखिए दो तरह की होती है। पहले ये चीज देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्या है? दो तरह की है, फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग, ठीक है। दो तरह से होती है फ्रेमिंग, फिक्स साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। तो देखिए फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे साइज जो है फ्रेम का वो क्या है? फिक्स है। और जो फ्रेम लेंथ है उसे हम डिलिमिटर की तरह क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं फ्रेम के, ठीक है। तो जब भी हमारा साइज, ठीक है, अगर 8 बिट्स का है तो हमने क्या यूज कर लेना है? 8 को यूज कर लेना है कि हाँ आगे 8 बिट्स क्या है? एक फ्रेम है। देन अगेन 8 बिट्स क्या है? एक दूसरा फ्रेम है। इस तरह से जो लेंथ है फ्रेम की उसे हम यूज कर लेते हैं डिलिमिटर की तरह, ठीक है। यहाँ पे हम डिलिमिटर यूज करते हैं, ठीक है। डिलिमिटर यूज करेंगे जिससे पता रहता है कि फ्रेम के बारे में, ठीक है, कि फ्रेम का साइज क्या है या कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं डिलिमिटर, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पे फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल बाउंड्री बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए होता जब हमारा फिक्स्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि इतने बिट्स हैं एक फ्रेम में, और वो जब हमने मेंशन कर दिए तो वहां पे पता चल जाता है कि इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है, ठीक है। तो फिक्स ही है क्योंकि साइज, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जनरली एटीएम सेल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल साइज्ड फ्रेमिंग। नेक्स्ट कौन सा फ्रेमिंग है? वेरिएबल साइज्ड फ्रेमिंग। यहाँ पे जो हमारा साइज है फ्रेम का वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। एक बार अगर 10 बिट्स जा रहे हैं, एक फ्रेम 10 बिट्स का है, अनदर फ्रेम 8 बिट्स का है, अनदर फ्रेम सपोज 20 बिट्स का है, एक और फ्रेम है वो 5 बिट्स का है, ठीक है। तो फ्रेम का जो साइज है वो डिफरेंट है। तो कैसे पता चलेगा? जब रिसीविंग एंड पे जा रही हैं बिट्स, तो देखिए जब रिसीविंग एंड पे यहाँ पे हमारे पास ये सेंडर ने सेंड किया और जब फिजिकल लेयर पे 0 1 0 0 0 1 इस तरह से जब यहाँ बिट्स पहुंचेंगी, तो रिसीविंग एंड पे कैसे पता चलेगा कि कितने बिट्स को एक फ्रेम में डालना है, ठीक है, कितने बिट्स को एक फ्रेम में डालना है? ये कैसे पता चलेगा? जब वेरिएबल साइज की होंगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होंगी, तो इसमें हम एडिशनल मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम बता पाए कि एक फ्रेम का एंड क्या है और बिगिनिंग क्या है, ठीक है। एक फ्रेम का एंड और बिगिनिंग हमें बताना पड़ता है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में, ठीक है। और इसे जर्नली यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, ठीक है। इसे यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स में। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो देखिए यहाँ पे जब भी स्टार्ट होंगे, ठीक है, जब भी ये सिस्टम इस सिस्टम के पास सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये बताएगा सेंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। तो सपोज 1 1 0 1 1 बताया इसने, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? 1 1 0 1 1, ठीक है। 1 1 0 1 1 देखिए ये स्टार्ट है और इसके बाद कुछ बिट्स इसने सेंड की और लास्ट में क्या जा रहा है? 1 1 0 1 1 अगेन, ठीक है। तो स्टार्ट एंड एंड हम किससे बता रहे हैं? इन पर्टिकुलर बिट्स से बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम स्पेसिफाई कर देते हैं
तो ये रूल्स जो होते हैं, इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो सेंडर को भी पता होते हैं और रिसीवर को भी पता होते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं दोनों उसी पे ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ही हमारा क्या रिसीवर एंड पे पता चल जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक फ्रेम और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास डेटा पहुंचेगा तो इसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एक फ्रेम का कंटेंट है। ठीक है, इसी तरह से और आगे कोई फ्रेम आएगा उसका कंटेंट पता चल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड क्या है, स्पेसिफाइड है कि इन बिट्स से होगी। तो देखिए, फ्रेमिंग क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करें पैकेट से फ्रेम और फ्रेम से वापस पैकेट्स में। ठीक है, वाइस वर्सा। तो दो तरह की देखिए हमने फ्रेम्स, दो तरह की होती है फ्रेमिंग, फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेम्स हैं वो फिक्स साइज के भी हो सकते हैं और वेरिएबल साइज के भी हो सकते हैं। तो अगर फिक्स्ड साइज है तो हमने क्या करना है, फिर तो सिर्फ हमें लेंथ साथ में सेंड करनी है और पता चल जाएगा जितने बिट्स आ रहे हैं फिजिकल लेयर के थ्रू, जब वहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो इतने बिट्स को क्या करना है, एक फ्रेम कंसीडर करना है, फिर नेक्स्ट उसी साइज का ही, फिर नेक्स्ट उसी साइज का, ये डिफरेंट फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अगर वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग स्कीम होती है तो उसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट 3 मेथड्स हैं। कैरेक्टर काउंट मेथड, बाइट स्टफिंग मेथड एंड बिट स्टफिंग मेथड। ठीक है, 3 मेथड्स हैं, कैरेक्टर काउंट मेथड, बाइट स्टफिंग मेथड एंड बिट स्टफिंग मेथड। तो देखिए, कैरेक्टर काउंट मेथड में क्या होता है, कैरेक्टर काउंट में क्या है, ये हमारे पास एक अलग से वो है, फ्रेम है। ठीक है, जिसमें हम क्या मेंशन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ फ्रेम्स मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 मेंशन की है, तो फर्स्ट फ्रेम की लेंथ क्या है, 4 है। देन हम क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो नेक्स्ट फ्रेम की लेंथ क्या है, 2 है। देन 5 दे रहे हैं, तो नेक्स्ट फ्रेम की लेंथ क्या है, 5 है। ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन हो गया, लाइक इसकी वैल्यू 2 की जगह 1 हो गई, तो ये वाला फ्रेम ये वाला कंसीडर हो जाएगा, नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला फ्रेम कंसीडर हो जाएगा, आगे वाले सभी फ्रेम्स क्या होंगे, इफेक्ट मतलब चेंज हो जाएंगे, है ना। कि यहाँ पे आपके पास जब जैसे ही एक नंबर चेंज हुआ तो आगे की सभी जितने भी हैं आगे फ्रेम्स, उनके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, सभी गलत तरीके से कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अलग नंबर्स ही कंसीडर हो रहे होंगे वहां, तो इसलिए कैरेक्टर काउंट मेथड यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक ये मेथड है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइट स्टफिंग, बाइट मेथड। ठीक है, बाइट स्टफिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, बाइट स्टफिंग मेथड। तो देखिए, बाइट स्टफिंग मेथड में क्या करते हैं, बाइट स्टफिंग में देखिए हम क्या कर रहे हैं, बाइट स्टफ कर रहे हैं। ठीक है, बाइट स्टफिंग मेथड है एक हमारे पास और एक है बिट स्टफिंग मेथड। ठीक है, तो बाइट स्टफिंग में हम क्या कर रहे हैं, बाइट स्टफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपर लेयर से हमारे पास ये डेटा आया है, ठीक है, अपर लेयर से ये डेटा आया है टोटल। ठीक है, तो अगर इसे डिवाइड करना है तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया और जितने भी फ्रेम्स बनेंगे उतने फ्रेम्स बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हमने, एक फ्लैग स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे भी क्या स्पेसिफाई कर दिया, फ्लैग। इसी तरह से दूसरे फ्रेम में भी यहाँ फ्लैग दे दिया और यहाँ फ्लैग दे दिया। अब ये पता चल जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर फ्लैग फ्रेम है और ये एक पर्टिकुलर फ्रेम है। ठीक है, ये सेकेंड फ्रेम है और ये फर्स्ट फ्रेम है। ठीक है, तो जब भी अपर लेयर से डेटा आएगा उसमें हम क्या करते हैं, स्टफिंग कर देते हैं बाइट्स की, बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम भी और एंड ऑफ द फ्रेम भी, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो पैकेट था यहाँ पे अब फ्रेम्स की फॉर्म में आया तो ये एक फ्रेम है और ये एक और अनदर फ्रेम है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हमने स्टार्टिंग में और एंड में क्या करना है, इंसर्ट कर देने हैं, फ्लैग्स इंसर्ट कर देने हैं, जिससे पता चल जाएगा। एक फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी फिक्स होती है। ठीक है, तो सपोज ये फ्लैग है FLAG, जो क्या लिया हुआ है हमने, एज अ फ्लैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी जो भी उन्होंने वैल्यू ली होगी वही वैल्यू यूज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड चीज क्या आती है इसमें, कि अगर हमारे डेटा में ही फ्लैग भी यूज हो रहा है, अगर हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं, सपोज हमने एक वर्ड ले लिया, एंड एक वर्ड है। ठीक है, एंड को हम यूज कर रहे हैं एज फ्लैग। ठीक है, एज फ्लैग हम किसे यूज कर रहे हैं, एंड को यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर डेटा में भी एंड वर्ड आ जाता है उस केस में क्या करें। ठीक है, उस केस में क्या किया जाए, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में हम एस्केप लिखते हैं। ठीक है, जहां पे भी वो फ्लैग वर्ड है डेटा में भी, उसके आगे क्या लिख देते हैं, एस्केप लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके आगे एस्केप लिखेंगे तो वो इसे क्या कंसीडर करेगा, इसे एंड ऑफ द फ्रेम कंसीडर नहीं करेगा।
ठीक है, इसको एंड ऑफ द फ्रेम कंसीडर करके बाकी का अलग से डिस्कार्ड नहीं कर देगा, ठीक है, क्योंकि फ्लैग तो वापस से यहाँ पे आएगा, फिर वो फ्लैग एक और फ्रेम कंसीडर करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, इतने सारे पोर्शन को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, जहां पे उसे स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम मिला और एंड ऑफ द फ्रेम मिला, तो ये वह इतना फ्रेम कंसीडर करेगा सिर्फ, जबकि फ्रेम कितना है, इतना है। ठीक है, अदरवाइज फ्रेम इतना है लेकिन उसने कितना कंसीडर कर लेना है, सिर्फ इतना कंसीडर कर लेना है, क्योंकि यहाँ भी फ्लैग मिल रहा है, यहाँ भी फ्लैग मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड दिस इज एंड ऑफ द फ्रेम। ठीक है, लेकिन हमारा फ्रेम तो कंप्लीट इतना है, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, फ्लैग के आगे क्या लगा देते हैं, एस्केप लगा देते हैं। इसी तरह से अब अगर एस्केप भी आ जाए, ठीक है, अब एस्केप तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, अगर फ्लैग था, फ्लैग को वो करने के लिए कि हाँ भाई फ्लैग काउंट करो, उसे डिस्कार्ड मत कर देना इस वाले फ्लैग को, ठीक है, जो डेटा में इंक्लूडेड है, उस वाले को डिस्कार्ड होने से बचाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एस्केप यूज कर लिया। अब जहां पे एस्केप है, सपोज डेटा में एस्केप भी आ गया, फिर क्या करें, ठीक है, अब डेटा में अगर एस्केप भी आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और एस्केप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पे भी ये वाला एस्केप दिखेगा ना, पहला एस्केप दिखेगा, उसके बाद जो भी होगा बाइट, ठीक है, तो उसे वो क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, उसे क्या करेगा, फ्रेम में काउंट कर लेगा। अब इस तरह से ये जब हमने डेटा भेजा, तो देखिए ये डेटा कहाँ से आया, अपर लेयर से आया, जहां पे फ्लैग भी था इंक्लूडेड और एस्केप भी था। ठीक है, ये कंप्लीट डेटा आया था अपर लेयर से। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में एस्केप ऐड हो गया, एक बाइट और ऐड होगी और एक और एस्केप ऐड हो गया फ्लैग से पहले। तो जितने टोटल बाइट्स थे, तो देखिए अगर 6 टोटल बाइट्स थे, अब हमारे पास कितने हो गए, 8 टोटल बाइट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि 2 हमारे एक्स्ट्रा बाइट्स इसके लिए ऐड हो गए। तो 1 बाइट हमेशा एक्स्ट्रा ऐड होगा जब भी हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमें जो भी फ्लैग है या एस्केप है, इनको भी काउंट कंसीडर कराना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, बाइट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, डेटा है। ठीक है, फिलहाल, और इसमें हम क्या करेंगे, हेडर ऐड करेंगे, ट्रेलर ऐड करेंगे, और साथ में क्या होगा, फ्लैग होगा, जो बता रहा है कि इस फ्रेम के लिए जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है और एंड कहाँ से है। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट जो फ्रेम है ना, ये सेंड होगा कहाँ पर, रिसीवर एंड पे। ठीक है, तो जो रिसीवर है उसने क्या फ्रेम रिसीव किया, ये पर्टिकुलर फ्रेम क्या किया, रिसीव कर लिया 2 बाइट्स एक्स्ट्रा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेगा, 2 कौन सी, ये वाली एक्स्ट्रा बाइट्स हैं। नेक्स्ट अब क्या वो करेगा, वो अनस्टफ करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो बाइट्स को स्टफ किया गया, अब अनस्टफ करेगा। अनस्टफ करते हुए इसे डिस्कार्ड कर दिया, इसको हेडर और ट्रेलर को काउंट करा। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो उनका यूज था वो यूज कर लिया। देन जो भी ये वाले एक्स्ट्रा बाइट्स थे, इन्हें भी डिस्कार्ड किया, और वापस से 8 से क्या बन गए, ये जितने भी टोटल थे उनको वो तो अलग हुए, और बाकी ये वाले जो 8 थे उनके उनसे कितने बाइट्स बन गए, वापस से 6 बाइट्स आ गए। ठीक है, तो ये अपर लेयर से चला था, फिर इस तरह से चलता हुआ रिसीवर एंड पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ठीक है, जो डेटा था वो अल्टीमेटली ये वाला था। ठीक है, इस तरह से हमारी होती है बाइट स्टफिंग, और उसे अनस्टफ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए, फ्रेम इन अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल अगर है हमारा, तो उसमें फ्रेम किस तरह से होता है, तो देखिए ये अगर फ्लैग है, ये फ्लैग है, ये हेडर है, ये डेटा है अपर लेयर से जो आया है, जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, कभी कितने बिट्स हैं, इस तरह से एक पैकेट में। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रेलर है। ठीक है, तो ये तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया कि इस तरह से जो हमारा डेटा है वो रहेगा। ठीक है, इस तरह से एक लेयर पर, डीएलएल लेयर पर, इस तरह से हमारा कंटेंट है जो ऊपर वाली लेयर से आया, और इस तरह से आगे फर्दर सेंड किया जाएगा फ्रेम की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हम बिट स्टफिंग और अनस्टफिंग किस तरह से करते हैं। तो देखिए जो अपर लेयर है वहां से क्या डेटा आया है, ये वाला डेटा आया है। ठीक है, तो जर्नली हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 4 5 एंड 6 देन 7 एंड 8। ठीक है, जर्नली इसे कंसीडर किया जाता है डीलिमिटर की तरह, एक फ्लैग की तरह। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, ये वैल्यू यूज की जाती है। ठीक है, ये चेंज डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जर्नली इसे ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला कंटेंट होता है, तो ये क्या भेजा जाता है, फ्लैग में दोनों तरफ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है,
और रिसीवर के पास फिर वापस से हटा के डेटा जो होता है अपर लेयर से जो पहुंचा वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो हेडर आया, ट्रेलर आया, फ्लैग्स आए बिगिनिंग एंड एंड पे और वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब यहाँ पे भी बाइट्स की तरह ही क्या इशू रहता है कि अगर बाइट्स में हमने देखा था कि फ्लैग इन बिटवीन, ठीक है, फ्लैग ही अगर हमारे डेटा में भी है तो उसके लिए हमने क्या किया, एस्केप ऐड कर दिया, और एस्केप ही अगर डेटा में है तो एस्केप के लिए अगेन एस्केप ऐड कर दिया बाइट स्टफिंग में। अब बिट स्टफिंग में भी अगर ये ही डेटा भी है, ठीक है, यही जो डिलिमिटर है ये ही डेटा में भी है, तो क्या करें? ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को 5 वंस दिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, 6 वंस है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 वंस है और आगे पीछे क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो जब भी इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास जो भी ये इनपुट स्ट्रिंग है सपोज, इसमें हमें कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये इतने सारे वंस हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने वंस है, 1 2 3 4 5 6 7 वंस है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, जहां पर भी 5 वंस दिखे, ठीक है, जब भी 5 वंस आ जाते हैं, टू अवॉइड 6 वंस, इकट्ठे 6 वंस को इकट्ठे अवॉइड करते हैं हम यहाँ पे, तो हम 5 वंस के बाद क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, कि 6 वंस के बाद तो 0 हो, 1 हो, पता नहीं क्या बिट हो, उससे पहले ही जब भी 0 के बाद हमें 5 वंस दिखते हैं, जब भी 0 के बाद 5 वंस दिखेंगे तो हम क्या ऐड कर देंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिसीवर एंड पे जब पहुंचेगा तो वहां पर भी अगर 5 वंस के बाद कभी भी 0 दिखेगा तो वो क्या करता है, उसे डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, उस वाले 0 को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वंस थे, तो यहाँ हमने क्या किया, 0 0 0 लिया एज इट इज, देन 5 वंस लिए हमने। ठीक है, 5 वंस ले लिए हमने, 5 वंस के बाद देखिए क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, उसके बाद 2 वंस बचे थे, 2 1 एज इट इज लिखे, देन 0 0 एज इट इज लिखा, उसके बाद देखिए कितने वंस हैं, 5 वंस हैं, 0 के बाद 5 वंस आ गए, 0 के बाद 5 वंस आ गए, तो हमने क्या किया, एक 0 और ऐड कर दिया, बाकी 0 1 0 0 0 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 के बाद क्या कर देना है, 5 वंस के बाद क्या करना है, एक 0 ऐड कर देनी है। अब जब भी रिसीवर एंड पे 5 वंस के बाद एक 0 दिखी तो वो क्या करेगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, इस 0 को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इसी तरह से जब 5 वंस के बाद एक 0 दिखी, इसे क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो ये होती है आपकी बाइट स्टफिंग और अनस्टफिंग। ठीक है, ये ही काम है फ्रेमिंग में। ठीक है, यही है फ्रेमिंग, क्यों फ्रेमिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या काम, क्या जरूरत है फ्लैग्स ऐड करने की, और क्या किस तरह से हमारी फिक्स्ड फ्रेमिंग और वेरिएबल फ्रेमिंग वर्क करती है। ठीक है, तो वेरिएबल होगा तो हम इस तरह से बाइट्स और बिट्स की हेल्प से, ठीक है, फ्लैग्स यूज करें और बिट्स और बाइट्स की स्टफिंग की हेल्प से क्या करें, डेटा जो हमारा होना चाहिए एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए वही पहुंचे, इस तरह से हम स्टफिंग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कई बार क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, लेट द इनपुट स्ट्रिंग विद दिस, यहाँ पे हमें इनपुट स्ट्रिंग ये दी गई है और वैल्यू डिलिमिटर की क्या दी गई है, 0 1 1 1। तो ये पूछते हैं कि बिट स्टफिंग मेथड से के बाद आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 1 1। ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारा लास्ट वन था, ठीक है, 6 वंस थे अगर हमारे पास, तो 5th के बाद क्या कर रहे थे, 0 इंसर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 वंस हैं तो हम 2 1 के बाद क्या करेंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे। अगर हमारे डेटा में कहीं पे भी 0 के बाद 2 वंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 0 1 1 1, तो पहले डिलिमिटर आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, एक डिलिमिटर आ जाएगा, 0 1 1 1। ठीक है, जो फ्लैग की तरह यूज हो रहा है, और एंड में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 1 1। देन हमारे पास क्या आएगा, देखिए 0 के बाद आप क्या कर रहे हैं, 1 1। ठीक है, इतना काउंट किया हमने पहले। ठीक है, तो ये क्या बना, 0 1 1 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 1। आफ्टर दैट 0, फिर क्या आया, 0 के बाद 1 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक 0 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्या किया हमने, 0 इंसर्ट कर दिया जो एक्स्ट्रा है। फिर आपके पास क्या आ गया, 1, देन अगेन 0,
जीरो के बाद फिर हमारे पास क्या है, 1 1 है, फिर हम क्या करेंगे, एक और जीरो इंसर्ट कर देंगे एंड देन जीरो। ये बनेगी हमारी आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, अगर इनपुट स्ट्रिंग ये दी हुई है और डिलिमिटर ये दिया हुआ है, इसके बेस पर आपके पास ये बनेगी आपकी आउटपुट स्ट्रिंग। अब अगर आपको आउटपुट स्ट्रिंग दे दी जाती है और डिलिमिटर अलग से दे दिया जाता है और इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो यहीं पे इसी केस में देखिए, अगर हमें दे दिया है, ठीक है, ये अगर हमें दे दी कि ये आउटपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट स्ट्रिंग है, और यहाँ पे अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिलिमिटर क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, ठीक है, डिलिमिटर ये है, ये आउटपुट स्ट्रिंग है, और आपने इनपुट स्ट्रिंग क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब इसमें आप देखेंगे लास्ट वाले 1 को छोड़ के उससे पहले जीरो लगा लें, जहां पर भी आपको यहाँ पे 0 1 1 के बाद जीरो दिखेगा, ठीक है, आउटपुट स्ट्रिंग में जहां पर भी 0 1 1 के बाद जीरो दिखेगा, उस जीरो को आपने क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। उस जीरो को आपने क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है इनपुट स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, 0 1 1 0 आ गया हमारे पास, तो इस वाले जीरो को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, तो 0 1 1 लिख लेते हैं। देन 1 1 1 आ गया, उसके बाद 0 1 1 अगेन जीरो आया हमारे पास, इस जीरो को हमने डिस्कार्ड कर दिया। देन 1 है, उसके बाद 0 1 1 है, 0 1 1 लिख लिया, लेकिन इस एक जीरो को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और जीरो लिख लेंगे, और ये वैल्यू वही आई है जो हमारी थी। ठीक है, वही वैल्यू आ गई जो हमारे पास थी। तो इस तरह से इनपुट स्ट्रिंग अगर गिवन है एग्जाम में आपके पास, तो आउटपुट स्ट्रिंग कैसे निकालना है, और आउटपुट दी है तो इनपुट कैसे निकालना है, ये आपने समझ लेना। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन है कि हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है, और आउटपुट स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, और यहाँ पे डिलिमिटर दिया हुआ है हमें आउटपुट स्ट्रिंग के लिए, क्या दिया हुआ है, 0 1 1 1 1 1 1 0। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनपुट स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है पहले तो उसे लिख लेते हैं, 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, कितने नंबर्स हैं, ये देखिए 8 बिट्स हैं, 8 में हमें 6 वंस दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरो लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, जीरो लगा देनी है। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी कहीं पे जीरोस लगी हुई हैं, हमें इनपुट स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी 5 वंस के बाद जीरो है, उस वाले जीरो को क्या करेंगे, आप डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, इसे डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0, देन 5 वंस आ जाएंगे, उसके बाद एक जीरो, देन 3 वंस, 3 जीरोस, एंड देन हमारे पास आ जाएंगे 5 वंस। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कई बार एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पीजीटी में पता नहीं कैसे रहता है, ठीक है, लेकिन यूजीसी नेट में कई बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रहता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का एक मेन फंक्शन हमने देखा प्रीवियस क्लासेस में अपनी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन में हमने 3 कोड्स देखे थे, पैरिटी बिट कोड, देन सीआरसी एंड चेकसम। एरर करेक्शन में हमने देखा हेमिंग कोड। ठीक है, एरर करेक्शन में देखा हेमिंग कोड। देन हमारे पास आता है इसी में ही डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग। ठीक है, सेकंड जो मेन सर्विस प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर, वो कौन सी रहती है, फ्रेमिंग की सर्विस देता है। ठीक है, और फ्रेमिंग का आपने देखा कि क्या हमारा क्या डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं एक फ्रेम के, हेडर होता है, ट्रेलर होता है। ठीक है, और अपर लेयर से पैकेट्स की फॉर्म में, हमें पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आता है, उसे फ्रेम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन इसी तरह से रिसीविंग एंड पे जब हम पहुंचते हैं, तो बिट्स से हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। बिट्स की फॉर्म में होता है डेटा। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल ये बिट्स ही हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को ही अलग अलग फ्रेम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं। और देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग में हमने देखा वेरिएबल फ्रेम एंड
फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। तो और उसमें बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग मेन हमारे मेथड्स रहते हैं जिसके थ्रू हम इसे यूज कर रहे हैं। So that's all for this topic, that is framing. See you in the next class where we will be discussing flow control. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।